हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि वो एग्ज़ाम की तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम बाद तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एक डर है कि एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो। तो देखो, हमारी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो इसी के लिए क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे सही तरीका यही होता है। क्यों, बहुत बार तैयारी कर चुके हैं तो अब थोड़ा नॉलेज हो गया है। बहुत बार तैयारी का मतलब ये है कि कभी हमने ढंग से तैयारी तो नहीं की, लेकिन इस बार हमने ठाना है कि हम ढंग से तैयारी करेंगे। तो देखो, बहुत चीज़ें सर्च करने के बाद ये चीज़ निकाली है कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है किसी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो देखो, हाउसवाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको बहुत कम टाइम मिलता है और उन्हें तैयारी भी करनी होती है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, पता, अपना लक्ष्य डिसाइड करो कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। गोल डिसाइड करो। ठीक है, अभी आप भ्रमित है भी किस चीज़ की तैयारी करें, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हमारा क्राइटेरिया मतलब कंप्लीट हुआ ही नहीं है कि हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। तो देखो, आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो वो चीज़ देखो, या फिर आप देखो कि जिस चीज़ की आप मतलब आप एमए कर रहे हो या बीएड चल रही है, तो आप देखो उनका फाइनल का रिजल्ट कब आता है। पुरानी चीज़ें आप देखो कि उनका रिजल्ट कब आ रहा है, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, तीनों का होगा, लेकिन एग्ज़ाम देखो अप्रैल के बाद, और मैं बता रही हूँ अप्रैल के बाद, लेकिन देखो होगा तो जून जुलाई के बाद, क्योंकि तब तक एग्ज़ाम होना दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखो, यहाँ तो 10-12 के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, फिर एक और मतलब चुनाव उनाव और आएंगे करेंगे, तो देखो इस तरीके से मिलेगा नहीं। और अभी देखो, ये है कि फरवरी मार्च तक तो जो और भी वैकेंसी है उनकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उनका भी तो एग्ज़ाम होगा ना। और यूँ तो है नहीं बस टीचर की वैकेंसी आएगी, दूसरी भी वैकेंसी आती है, तो उनके लिए भी देखो एक समय चाहिए होता है गवर्नमेंट को। तो देखो, उनका रिज़ल्ट देखो आप कि बीएड का रिज़ल्ट कब आ रहा है, एमए का रिज़ल्ट कब आ रहा है, उनकी डिग्री उनके हाथ में कब आ रही है, मार्कशीट कब हाथ में आ रही है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। इस आधार पे आप अपना लक्ष्य डिसाइड करो कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, कि फर्स्ट ग्रेड करनी है या सेकंड ग्रेड करनी है या रीट करनी है या अन्य कोई भी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम, कोई भी मतलब दूसरा एग्ज़ाम है, किसी की तैयारी करनी है या दो की तैयारी करनी है, तो किस तरीके से करनी चाहिए, हमारे इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो, लक्ष्य हमारा इंपॉर्टेंट है, और लक्ष्य अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि दो में एमए किया हुआ है या मतलब ज़्यादा स्कोप किस में, ज़्यादातर ऐसा कमेंट आता है कि स्कोप किस में ज़्यादा है, एसएसटी में या हिंदी में। तो देखो, मैं यही कहूँगी कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो या एसएसटी में, क्योंकि सेकंड ग्रेड एसएसटी में सब्जेक्ट ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, बहुत लोग उससे भी तो सिलेक्ट होते ही हैं। मतलब जब एक बार ठान लो ना, उसके बाद क्या इजी क्या टफ, फिर सब इजी हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होनी चाहिए, देखो सिलेबस देख के डिसाइड कर लो, क्वेश्चन पेपर देख के मार्केट में जाके आप देखो, सिलेबस अपने फ़ोन में लेके चले जाओ और ओल्ड क्वेश्चन पेपर जाके आप वहाँ पे देख लो मार्केट में, ओल्ड PYQ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप देख लो वहाँ पे जाके मार्केट में, दोनों को मिलाकर देख लो कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप कर पाओगे, उससे आपको डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जब हम तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। देखो, एक तो सिलेबस निकाल लो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख के आप अपना लक्ष्य डिसाइड कर लोगे। उसके बाद देखो, जिस चीज़ की तैयारी करें उसका सिलेबस आपके पास आ गया, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गए। ठीक है, उसके बाद आप सोचते हो यार कोचिंग करें या नहीं करें। तो देखो, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये कहूँगी कोचिंग कर लो, क्योंकि सही प्रिपेयर गाइडेंस मिलना भी ज़रूरी है। कि नहीं समझ में आ रहा तो भाई शुरुआत कहाँ से करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हमारा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो हम करेंगे कैसे। तो देखो, आप किसी भी कोचिंग का आप अगर कोई कोर्स ले रहे हो ना, तो उससे पहले आप उसको यूट्यूब पर सर्च करो, नाम पता कर लो किसी से भी। देखो, बहुत लोग बता देंगे आपको किस चीज़ की, जैसे कि देखो आपको मैं बहुत सारे बता देती हूँ, नाम बता देती हूँ, जैसे कि उत्कर्ष हो गया, एनडीसी हो गया, नरेंद्र दास चांद सर का। और देखो, जीजीडी वाले सर तो मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, आपको पता ही है। और जयपुर वाले अभिव्यक्ति सर, अभिव्यक्ति क्लासेज है। कुलदीप सर का मैंने खुद ने ले रखा है, जोग्राफी का मेरा बेस कमज़ोर है भाई, मेरा 11वीं 12वीं में नहीं थी, और 11वीं 12वीं में नहीं होने के कारण मुझे कहा कि भाई ग्रेजुएशन करेंगे तब ढंग से पढ़ लेना। ग्रेजुएशन की तब कह रहे थे कि 11वीं 12वीं में क्या किया, जब एमए में आए तब कहा कि ग्रेजुएशन में क्या किया, मतलब कुल मिला के ज्योग्राफी ढंग की नहीं हुई। तो मैंने इस बार कोर्स लिया है कुलदीप यादव सर का, और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बस देखो, किसी का भी लो आप कोर्स, लेकिन उन पे विश्वास करो कि उनका मैटर एकदम सही है। ज़्यादा चीज़ें मत ढूंढो, उनके साथ आप एनसीईआरटी और आरबीसी की बुकें कर लो, 6 से 12 तक की। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, चाहे आप रीट की भी कर रहे हो, तो 12 तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 12 तक का आता है। जब मैंने रीट पात्रता क्लियर किया था तब 12 तक की किताबें पढ़ी थी, क्योंकि लेवल 12 तक का आता है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो देखो, कोचिंग करनी है तो आप डिसाइड कर लो, और ऑनलाइन करनी है कि ऑफलाइन। देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन का मैंने फ़ायदा नुकसान बता दिया है। ऑफलाइन में जाना आना, रहना, खाना पीना, खर्चा सब होता है।
और एक बार क्लास अगर अपन नहीं गए तो वो अपना छूट गया, जो छूट गया वो अपन नहीं समझ सकते। और ऑनलाइन में देखो फ़ायदा ये है कि अपन क्लास को कितनी बार दे सकते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं पता है, जब ऑनलाइन क्लास हम देखने के लिए ऐप खोलते हैं ना, तब उससे पहले हम कभी व्हाट्सएप पे चला जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे, कभी कोई यूट्यूब की रील्स पे, मतलब बहुत भटक जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भटक पाओ तो सोशल मीडिया ऐप कुछ डिलीट कर दो। जैसे मेरे फ़ोन में सिर्फ एक इंस्टाग्राम ज़रूर है, बाकी मैं दूसरी चीज़ नहीं, इंस्टाग्राम सॉरी नहीं, व्हाट्सअप है, ताकि मैं कोई पीडीएफ निकलवानी होती है ना तो मैं उसके लिए शेयर करती हूँ मेरे भाई को कि मेरी पीडीएफ निकालनी है। सिर्फ व्हाट्सअप ज़रूर है मेरे फ़ोन में, बाकी नहीं है, क्योंकि पीडीएफ निकालने के लिए मुझे व्हाट्सअप की ज़रूरत पड़ती है, मैं खुद जाके निकलवाती नहीं हूँ, भाई निकाल के दे देता है। तो देखो पीडीएफ में इसके लिए मेरा व्हाट्सअप है, बाकी मेरा कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है, मैं उनको सबको डिलीट कर चुकी हूँ। सारी चीज़ों को मतलब देखो बैलेंस करने के लिए हमको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना ही पड़ेगा। जब तक हमारा देखो अभी क्या है, कोई विज्ञप्ति नहीं है, ये तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखो जब तक आप सोच रहे हो ना कि हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे करेंगे, तब तक लोग जो 1-2 नंबर से रह गए ना, वो कब की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और जिन्होंने डिसाइड किया ना कि अगले साल सिलेक्शन लेना ही है, वो कब से शुरू कर चुके हैं, तो वो आपसे कितना आगे निकल चुके हैं। जब आप 10 मिनट भी वेस्ट करते हो ना, 5-10 मिनट, तब कोई पढ़ रहा होता है 10 मिनट आपसे आगे निकल चुका होता है। 10 मिनट में उसका एक मतलब एक पेपर कंप्लीट पढ़ चुका होता है वो, ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन पेपर में सेट 5-7-10 क्वेश्चन निकाल चुका होता है। तो आपसे कोई ना कहीं लोग आगे निकल रहे हैं। तो देखो मैं ये गाइडेंस इसलिए दे रही हूँ, अभी तक नहीं सोच पाए तो सोच लो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग देखो बहुत सारी है, आप सर्च कर लो यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ना है वो देख लो। उसके बाद देखो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम कम होता है, तो उस कम टाइम में हमको कैसे मैनेज करना चाहिए। तो देखो हाउसवाइफ जैसे तैसे करके 4 से 5 या 6 घंटे आपको निकालने ही होंगे। कैसे निकालने हैं वो आपको देखने, क्योंकि 4 से 5 घंटे तो मैं भी आराम से निकाल रही हूँ। आराम से मतलब जब तक बच्चा बीमार है तब तक टाइम कम मिल रहा है, अब तक तो टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन कल से थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है वापस से। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि वो बीमार था, तो 4 से 5 घंटे तो मैं निकाल ही लेती हूँ। तो देखो एक तो अपने पास सिलेबस, हमको ये पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस के साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर, यानी कि हमारे पास पीवाईक्यू होने चाहिए। बहुत मिलते हैं देखो, फर्स्ट पेपर के लिए लक्ष्य का मिलता है, उज्ज्वल का मिलता है, मतलब बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं फर्स्ट पेपर के। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हो, सिलेबस देख के आप डिसाइड कर लो, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड, जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड का बता रही हूँ, तो देखो जैसे कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल दिए, और उसके बाद अपना सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर का मैंने आपको बता दिया, कोर्स ले लिया। तो देखो किस तरीके से करना है, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोर्स ले रहे हो तो करना किस तरीके से है। सिलेबस है आपके पास, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। अगर बुक से करना चाहते हो ना, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं हम कोर्स नहीं ले सकते भाई, हैं, तो देखो ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है हम बुक से नहीं कर सकते। बहुत लोग हैं जो बुक से कंप्लीट करते हैं अपना सिलेबस, और उनका भी सिलेक्शन होता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने भी देखो कई बार ये चीज़ें मैं बताती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना या बुक से पढ़ना, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ हम देखो ऑनलाइन कोर्स लेते हैं या ऑफलाइन लेते हैं, कोई ले नहीं सकते, और लेते हैं ना तो उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। फ़ोन में घुसते क्या देखने के लिए, और कहाँ पहुँच जाते हैं और कितने घंटों बाद वहाँ से निकलते हैं, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बुक से भी सिलेक्शन होता है, तो बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। और मैंने बुक्स बताई भी है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की बता रखी है पूरी, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगी, दोनों पेपर इसकी बता रखी है मैंने। बुक से भी हो सकता है। तो देखो अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो ना, तो देखो वीडियो डिसाइड कर लो, आपको दिन में 2 या 3 वीडियो आपको डेली करने पड़ेंगे और नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी वगैरह आपने नहीं किए ना, आरबीएसई, तो उनका भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगी अगर आपने नहीं किया है तो। पहले तो कोर्स पे विश्वास रख के कोर्स कंप्लीट कर लो 2 से 3 महीने में। उसके बाद जो टॉपिक, जैसे कि आपने कोई भी एक टॉपिक कर लिया, जैसे कि जनसंख्या कर लिया, तो एनसीईआरटी में से ढूंढो जनसंख्या कहाँ से क्या क्या दिया हुआ है जनसंख्या के बारे में, वो उसको अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है तो उस नोट्स में उसी में ऐड कर लो, ठीक है। और आरबीएसई की बुक से भी देख लो, अगर आपके पास है तो उसी में ऐड कर लो। अगर आप कहोगे कि ये बुक से नहीं है आपके पास, तो देखो गूगल पे जाके सर्च करो, और चैप्टर वाइज आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। तो देखो नोट्स का मैंने बता दिया, तो देखो इस तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे। और देखो 30 मिनट का एक टाइम आप निकालो अपने जो भी आप पेपर तैयार कर रहे हो ना उसका रिवीजन। जैसे अगर आपका सेकंड पेपर को 30 मिनट रिवीजन के लिए देने हैं, और 30 मिनट ही आपको अपने फर्स्ट पेपर के रिवीजन के लिए देने हैं। कोई भी एक सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लो, वैसे आप दिन के सिर्फ 2 ही लो, वैकेंसी नहीं है तब तक 2 ही लो। वैकेंसी पास होती ना तो हमें देखो जल्दी जल्दी कवर करना पड़ता, 2 से 3 या 4 सब्जेक्ट भी लेने पड़ते। अभी वैकेंसी नहीं है, जब तक हमें 2 सब्जेक्ट लेने हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर करना है। जैसे एक कंप्लीट हो दूसरा ले लो, तीसरा, फिर चौथा, और उनको रिवीजन में रखो 30-30 मिनट के रिवीजन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा।
शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखो, जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो कभी कभार आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी तो आप देखोगे, ऐसा थोड़ी है कि 5-10 मिनट निकल के क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे। जब पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हो तो कुछ अलग मैटर दिखता है ना, कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो उसको उसी नोट्स में ऐड कर लो, आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो आपके देखो इसमें क्या अच्छे खासे नोट्स तैयार हो जाएंगे, कोचिंग के भी हो जाएंगे, या फिर बुक से पढ़ रहे हो तो बुक्स के नोट्स तैयार हो जाएंगे, फिर एनसीईआरटी आरबीसी के नोट्स तैयार हो जाएंगे, और पीवाईक्यू मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर है उनकी भी आप कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर लोगे, तो ये शानदार नोट्स तैयार हो गए। अब बात आती है हमारे रिवीजन भी कर रहे हैं हम, और हमारे शॉर्ट नोट्स की, कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें। तो देखो, शॉर्ट नोट्स तैयार किस तरीके से करना है, पहले मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स का मतलब एक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है, दिखाती हूँ। जैसे ही मैं पोस्ट भी कर चुकी हूँ इसका, ठीक है। देखो, गुप्त काल में मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें, क्वेश्चन पेपर से भी कुछ है तो वह मैंने इसमें ऐड कर लिया है, कि ज़रूर नहीं कि थ्योरी में वो लिखा हुआ, क्वेश्चन पेपर में कुछ अलग सा दिया हुआ था तो मैंने उसको भी इसमें ऐड कर लिया है। देखो, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सब मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब अगर मैं इसको और कहीं से भी कहाँ से पढ़ती हूँ और कुछ मुझे लगता है, तो देखो अभी भी मेरे इतने पेपर खाली पड़ा है, तो देखो हमें कोशिश करना है, अगर हमारे पास 30 पेज है ना, तो उसको 3 पेज में हमें कन्वर्ट कर लेना है। ये है हमारे शॉर्ट नोट्स, हमको इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका एक मैंने आपको बता दिया है, कि मैंने तभी तो मैंने ये पोस्ट भी किया था, मैंने पोस्ट करके बता दिया था कि शॉर्ट नोट्स इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। मतलब कोई भी देखो, जैसे कि रचना है तो उनके लेखक सारे बुक्स में नहीं दिए हुए थे ना, या फिर कोई पढ़ा रहे हैं कर रहे हैं, कोई टीचर वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर हम पुराने क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, तो पुराने क्वेश्चन पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनमें थोड़ी अलग दी हुई होती है, कि यार ये हमारे थ्योरी पेपर में मतलब थ्योरी के नोट्स में नहीं था, या सर ने इसमें ये चीज़ नहीं पढ़ी थी और यहाँ से क्वेश्चन आया, तो उसको हम हमारे शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स बनाओ कि रचना, लेखक या पत्र पत्रिकाएँ, मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप अपने नोट्स में ऐड करो। और जैसे कि ज्योग्राफी का है, तो देखो एक मैप बना लिया आपने, मैप लेके आ जाओ, मार्केट से बहुत मैप मिलते हैं, तो मैप लेके आके देखो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, मतलब ये सारी जो भी चीज़ें ना, 8 4 37 6 8 7 97 25, तो ये चीज़ें अक्षांश देशांतर वगैरह आप इसमें ऐड कर लो, दूरी ऐड कर लो, कर्क रेखा ऐड कर लो, भूमध्य रेखा ऐड कर लो, मकर रेखा ऐड कर लो, मतलब सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो जितना हो सके। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय सीमाएं, और पश्चिमी तट पे कौन कौन से हैं, दक्षिणी मतलब पूर्वी तट पे कौन कौन से हैं, प्रायद्वीपीय पठार, मतलब जो भी चीज़ें हैं सब लगभग इसमें एक मैप में आ जाएगी। तो सोचो, मतलब आपकी इतनी सारी चीज़ें जो आप 4-5 पेज में था, वो अपन एक मैप में सब कुछ आपके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स तैयार करो। और जो आप देखो, अब आप कहोगे शॉर्ट नोट्स कब तैयार करना है, जब आपके पूरे लॉन्ग नोट्स हो जाए और आप उसको जब डेली 30 मिनट का रिवीजन कर रहे हो ना, तो 2-3 दिन का जब रिवीजन हो जाए कि आपके 30 से 50 पेज हो जाते हैं ना आपके रिवीजन के लिए, इतना मैटर आपके पास अगर हो जाता है, तो उस मैटर को आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको शॉर्ट नोट्स में बनाएं और उसका रिवीजन करें। तो देखो, हमारे पास क्या हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हो गए, अगर हम कोई टेस्ट देंगे तो उसमें से भी कोई चीज़ हम ऐड कर पाएंगे, बुक से हम पढ़ रहे हैं तो बुक से भी कर लेंगे, कोई ऑनलाइन कोर्स है तो वो भी हम कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा सब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है। तो देखो, इस तरीके से हम मैनेज करेंगे। और देखो, हाउसवाइफ जो कम टाइम निकाल पा रही है, मैं उनको यही कहूँगी 2 सेगमेंट्स में टाइम बांट लो, मॉर्निंग का या इवनिंग या आफ्टरनून का, जिस तरीके से आप बांटो, 2 भागों में बांट लो। एक तरफ जैसे कि आप जीके का पढ़ लो, एक तरफ आप अपना सेकंड पेपर जो भी है आपका वो पढ़ लो। तो इस तरीके से 2 में बांटो, और 30 मिनट इसमें भी रिवीजन के डालो और 30 मिनट इसमें। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और उसका रिवीजन ज़रूर करो, और क्वेश्चन पेपर को इसमें ऐड कर लो। सेल्फ नोट्स बनाते हो तो ठीक है, जैसे कि मैंने तो पीडीएफ निकाली है और उसी में सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, चाहे वो बुक्स की हो या क्वेश्चन पेपर्स की हो, सारी उसी में ऐड कर रही हूँ। लास्ट में मैं जब मेरा एक बार दिसंबर तक लगभग जितना मेरा हो जाएगा ना, जो मैं 30-30 मिनट का रिवीजन करूँगी ना, उसको मैं शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। मतलब कम से कम शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 40 पेज 50 पेज का हमारे पास नोट्स होना चाहिए ना, कि डेली का, तो हम उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और उसको करते रहें, ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरीके से मैं करूँगी, और 2 सेगमेंट्स में बांट लो और 30-30 मिनट का रिवीजन रखो। देखो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप किस तरीके से पढ़ो, नोट्स कैसे बनाने, वो मैंने बता दी। तो एग्ज़ाम पास करने का सबसे सही तरीका है कि आपको देखो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपके पास 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो आप डेली 5 मिनट उसमें बढ़ाओ। तो देखो, 5-5 मिनट करते हैं आपके हफ्ते में भी कितने मिनट बढ़ जाएंगे, ठीक है। 7 दिन में भी 5-7 35 मिनट बढ़ जाएंगे। तो सोचो, आपके 35 मिनट बढ़ जाएंगे एक हफ्ते में भी। तो इस तरीके से आपका टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा।
देखो अब मैं आपको कोई चीज़ दिखा रही हूँ, जैसे आप कह रहे हो ना, बहुत बार मतलब एक कमेंट आया था कि बहुत बार हम टाइम मैनेज करते हैं, किस तरीके से पढ़ें, रणनीति बनाते हैं और हो नहीं पाता। तो देखो ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है कि किसका पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैंने कोशिश की, लेकिन देखो इस तरीके से होता नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ टारगेट से पढ़ो। ये मैंने बहुत बार किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। टाइम मैनेज करते हैं कि इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, इस महीने में ये करेंगे, वो करेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये देखो कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कब आए थे, मैंने वो भी देखा है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस वगैरह हैं, अलग अलग चीज़ का किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मतलब 100 बार डिसाइड किया कहीं जाके। देखो टाइम अपन इस तरीके से बांटने की कोशिश करते हैं ना, इसका पढ़ेंगे उसका पढ़ेंगे, तो ये नहीं हो पाता है। मैंने ये किया है तो इस तरीके से, तभी मैं कह रही हूँ देखो अब अगर हमें ढंग से पढ़ना है ना, तो क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है, सबके साथ ऐसा होता है, तो देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने बहुत बार बताया है, देख लो, बहुत बार बताया है, अब ना जानेंगे मैंने कितनी बार किया है। तो इस तरीके से देखो, तो देखो इस तरीके से हमारे शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे, रोज़ का रोज़ रिवीजन हो जाएंगे। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि जहाँ से क्वेश्चन आए वो हमारे गलत ना हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।